हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे एसपीटी एक्ट के बारे में। ये जो कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है, 1949 में हुआ था स्टार्ट। लेकिन इसके पहले इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं, इसका निर्माण कब हुआ था। ठीक है, एसपीटी एक्ट देखो, इसका निर्माण हुआ था 1855 में। ठीक है, इसके बाद 1855 के बाद हुआ क्या, इसके जनजाति समुदाय के लिए किया गया था। पहली बार इसका काश्तकारी कानून कब आया था? संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट आया था 1872 में। देखो, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 में आया था। ठीक है, फिर बिहार सरकार ने मिस्टर गैंजर की बंदोबस्ती रिपोर्ट के आधार पर संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी बैठाई। इसमें मैंने लिखा नहीं है, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी। ये कब बैठाई थी? 1937 में। ठीक, इसको गठित की। इसके बाद इसकी सिफारिश पे तुम्हारा एसपीटी एक्ट आया। कब आया? 1 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये तो इसका हिस्ट्री था। ये सब मेरे उतने काम का नहीं, इतना आपको काम नहीं आएगा। मेन बेसिक तो आपको पता ही होगा। मेन होता है इसका जो एक्ट है, इसको हम जान लेते हैं सबसे पहले। देखो, हमने इसमें एक चीज़ तो जानी ली कि इसमें कितने वो हैं अनुबंध। अगर नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने उपबंध क्या क्या हैं। देखो, इसमें 9 अध्याय हैं। कहाँ गया? 9 अध्याय हैं। ठीक, ये सब मैं इसमें लिखा नहीं था क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना तो याद होता ही है। 72 धाराएं हैं। ठीक, और 2 अनुसूचियाँ हैं। जो स्पेलिंग इसमें ध्यान न देना, मेन मोटिव है मेरा, इस पर ध्यान दो। ठीक, ये तुम्हारा इसका बेसिक है। अब हम बात करते हैं, ये देखो, इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो मैं आईपैड को थोड़ा चार्जिंग पे भी लगा दूँ या चल ही जाएगा, देखेंगे नहीं चलेगा तो। देखो, और जो तुम्हारे 9 अध्याय हैं कौन कौन से, ही पहले देख लो। पहले में क्या है? प्रारंभिकी, इसमें प्रारंभ के रिलेटेड कैसे हो। दूसरे में ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में बताया गया। धारा 5 से 11, उसमें 1 से 4। ठीक है, रैयत के बारे में 12 से 26 तक बताया गया है। बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती के बारे में 27 से 42 तक बताया गया है। लगान के बारे में 43 से 52 तक बताया गया है। कतिपय प्रयोजन के लिए जमींदार द्वारा भूमि अधिग्रहण 53 में बताया गया है। न्यायिक प्रक्रिया 54 से लेकर 63 तक बताया गया। परिसीमन 64 से 66 और विविध प्रावधान 67 से 72, 67 से 72 तक। ठीक है, ये तो हमारा रहा बेसिक। अब मेन देखो, मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे खुद कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हुई थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों नहीं आपको भी मदद हो जाए, क्या पता इससे। देखो, अध्याय 1, इसमें क्या कहा गया 1 से 4 तक। अध्याय 1 में नाम और प्रारंभ विस्तार दिया गया। देखो, नाम से रिलेटेड अध्याय 1 में दिया गया। देखो, मेन तुम्हें क्या याद रखना है, विस्तार कहाँ कहाँ है। दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा में। ठीक, अब आते हैं धारा 2 में क्या है। धारा 2 में अधिनियम स्थानिक विस्तार, यानी राज्य सरकार भाग ले या अधिनियम कर सकती है। समझो इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे राज्य सरकार चाहे तो किसी अधिसूचना के माध्यम से संथाल परगना के किसी भी भाग को इस अधिनियम से इसके अंदर भी ले सकती है और बाहर भी कर सकती है। मतलब राज्य सरकार चाहे तो अंदर ले ले, चाहे तो किसी चीज को बाहर कर दे, वो इसकी पावर है। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरी धारा। तीसरी धारा सिंपल सा लिखा था भाई, रद्द भी कर सकती है। ठीक, अब हम बात करते हैं चौथी धारा। तो दो मेन है, जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा आपका। चौथी में देखो, परिभाषा लिखा है। कृषि वर्ष क्या क्या होता है इसमें। मेन कृषि वर्ष होता है
कृषि वर्ष देखो एग्रीकल्चर ईयर जैसे बांग्ला वर्ष होता है, जो बांग्ला वर्ष होता है वो प्रथम वैशाख की चलता है, प्रथम वैशाख को बांग्ला वर्ष प्रथम वैशाख को, ठीक है। फसली साल प्रथम अश्विन को चलता है, ये सब याद रखना, नहीं आता है। फसली साल जो होता है वो प्रथम अश्विन को चलता है, और जो राज्य सरकार चलाती है वो 1 अप्रैल को चलाती है, ठीक है। राज्य सरकार 1 अप्रैल को चलाती है। ये तुम्हारा इतना हुआ। अब देखो इसमें क्या लिखा मैंने, खास गांव। खास गांव किसे कहते हैं, ये इसमें एक तो होता है। खास गांव उसे कहते हैं जिसमें मूल रैयत भी ना हो और ना कोई ग्राम प्रधान हो, ठीक है। मूल रैयत भी ना हो, ना ही कोई ग्राम प्रधान हो, उसको खास गांव कहते हैं। आदिवासी तो जानते ही हो, आदिवासी एसपीटी अनुसूची बी के तहत जो जो बताए गए हैं वही आदिवासी लोग हैं, ठीक है। अनुसूची 2 क्या है वो लास्ट में तुम्हें दिखेगा, इसमें अभी नहीं है। खेत खेत खतियान। खेत खतियान ग्राम प्रमुख द्वारा जमींदारों को विधि सम्मत देय हो इस ग्राम लगान नाम से जाना जाता है। खेत खतियान देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ सिंपल भाषा में होता क्या है। 1 मिनट को मुझे टाइम दो, थोड़ी सी वीडियो हो सकती है बड़ी हो जाएगी। वो खेत खतियान बता देता हूँ, धारा 4 तो उतना इतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी देखना चाहिए। देखो लगान एक ऐसी राशि होती है जो खेत खतियान के अनुसार ग्राम प्रमुख द्वारा गांव के जमींदार को विधि सम्मत देय होती है। इसे ग्राम लगान के नाम से भी जाना जाता है, समझ लो ग्राम लगान की तरह होता है। यहाँ देखो मैंने लिखा है ना, ग्राम लगान होता है एक तरह से खेत खतियान। अब आते हैं हम अध्याय 2 5 से 11 तक होता है। अध्याय 5 में क्या लिखा है, धारा 5 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसे होगी। लागू होगा खास गांव में ग्राम प्रधान और मूल रैयत नहीं होगा, ठीक है। और नियुक्ति कैसे होगी, उपायुक्त डीसी डिप्टी कलेक्टर होता है, ठीक है। ये लगभग देखोगे यहाँ पे तुम सारे बेसिक जगह डिप्टी कलेक्टर ही आएगा, तो इस बात का देखना वो कहाँ नहीं आएगी। यहाँ पे नियुक्ति कैसे होगी ध्यान से देख लेना। और इसमें एक चीज़ और होती है, ऐसे नहीं कि कोई भी नियुक्ति हो जाएगा। ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए क्या क्या शर्तें होती है नॉर्मली, इसे आवेदन पत्र देना होगा। देखो कम से कम 2/3 जो शर्त क्या होती है, उपायुक्त अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधान नहीं बना सकता, ठीक। गांव में 2/3 जमाबंद रैयत रिकॉर्ड में जो दर्ज होगा किसान, उस व्यक्ति के लिए सहमति देगा तब ये बनेंगे ग्राम प्रधान की नियुक्ति, ठीक। अब अगला आते हैं एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होगा इसका। गांव का रैयत या भूस्वामी आवेदन दे डिप्टी कमिश्नर को, तब स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे जो रजिस्टर्ड किसान होते हैं यहाँ पे, वो आदमी डिप्टी, देखो सिंपल सा अगर बात करते हैं जो धारा 5 है, धारा 5 कहती है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसे करें। नियुक्ति करने के लिए आप 2/3 बहुमत होनी चाहिए और रैयतों की सहमति से, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है। उसके बाद ही ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी। अगर मान लो एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे हो, मतलब आवेदन कैसे करेंगे, तो गांव का रैयत जो उस गांव का रैयत है या भूस्वामी डिप्टी कमिश्नर के पास आवेदन करे, तब ये स्टार्ट होगा एप्लीकेशन, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। तो अब धारा 6 की बात करते हैं। धारा 6 में अगर मान लो प्रधान मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो नए प्रधान की नियुक्ति कैसे होगी। उसके लिए प्रधानी गांव जो खास गांव का ना हो, खास गांव क्या था यहाँ देखो हमने पढ़ा था, जो कि एसपीटी मूल रैयत ना हो ना कोई ग्राम प्रधान हो, ठीक। देख लो यहाँ दोबारा, मतलब अब तुम देखे नहीं, मैं जल्दी जल्दी बता दूँ। खास गांव लिखा है, मूल रैयत ना ही कोई ग्राम प्रधान हो वहाँ उस गांव का, ठीक। ठीक अब देखते हैं यहाँ पे प्रधान की मृत्यु और नए प्रधान की नियुक्ति। खास गांव का ना हो, मृत्यु होने के बाद उस गांव में भूस्वामी डीसी को सूचना देगा 3 माह के अंदर जमींदार को, डीसी को सूचना देगा 3 माह के अंदर। भूस्वामी या जमींदार दोनों में से किसी को 3 माह के अंदर सूचना उसको देनी होगी, ठीक है।
नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बाद धारा 5 जो है में 2/3 बहुमत से सहमत होता था, पर इसे डीसी वंशानुगत अधिकार या दावे पर पहले देखा जाएगा प्राथमिकता। देखो इसमें क्या है, धारा 5 कहाँ गया, धारा 5 इसमें जो प्रधान की नियुक्ति हो रही है वंशानुगत हो सकती है। सबसे पहले अगर कोई इसका वंशज है तो देखो यहाँ सबसे पहले धारा 5 के अनुसार देखा जाएगा। धारा 5 में 2/3 रैयत सहमति से होता था, पर डीसी वंशानुगत अधिकार या दावे को पहले देखेगा। होता है इसके मुकाबले, लेकिन पहले क्या प्राथमिकता देगा, वारिस है कि नहीं, अगर है तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ये था धारा 6। अब धारा 7 की बात कर लेते हैं। धारा 7 सिंपल सा बेदखली का। डीसी बेदखल कर सकता है, या तो भाई साहब प्रधान जी खुद छोड़ दे पद, या ये बेदखल कर देंगे। कब कर सकते हैं, अगर बेदखल हो गए तो क्या क्या बचेगा, पहले देखो प्राइवेट लैंड उनकी बची रहेगी, निजी जो जोत है वो उनका रहेगा, निजी जोत उनका रहेगा। हाइलाइटर ले लेता हूँ, ज़्यादा सही है। अरे यार मैंने ज़्यादा ही कर दिया। अब ठीक है, देखो ये देखो प्राइवेट लैंड अगर बन गया, मान लो खुद उन्होंने छोड़ दिया, जो आपके प्रधान है उन्होंने अगर रिजाइन दे दिया खुद ही, तो उनकी जो निजी भूमि है वो सुरक्षित रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन जो उनको विशेष भूमि दी जाती है वो छिन जाएगी जैसे वो छोड़ेंगे पद, चाहे हटाए जाएंगे। तो जो सरकारी पद होता है उनको केवल कामकाज के लिए दिया गया होता है। अब अगर मान लो उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी जो निजी संपत्ति है उस पर तो वारिस का हक होगा, लेकिन विशेष वाले पर नहीं होगा। पद से हटने के बाद मान लो पद से हट गए तो लेकिन उनको लगान समान रैयतों की तरह देना होगा, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, ये नहीं चलेगा, देना होगा उन्हें, ठीक है। धारा 8 आते हैं। इसमें क्या है, धारा 8 में नए प्रधान को गांव के जरूरी कागजात दिए जाएंगे। भूस्वामी है उसका एजेंट सौंपेगा जाके, कि मतलब नए गांव का जो भी प्रधान, नया प्रधान बनेगा उसको इनकी जिम्मेदारी होगी एजेंटों की, जाके इसको गांव की कॉपी जो भी है वो दे, जो कागजात होते हैं जैसे जमीन से रिलेटेड फलाना चीज़ है, वो सारी चीज़ें जो अधिकारी का अभिलेख होते हैं। देखो गांव की जमाबंदी और अधिकारी का अभिलेख या खतियान जिसे कहते हैं दिया जाएगा। ये भूस्वामी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में उपलब्ध कराएगा प्रधान जी को, ठीक है। पेनाल्टी, अगर देरी किया प्रधान जी ने देने में तो डीसी से शिकायत कर देंगे, मतलब भूस्वामी ने देरी किया उसको पहुंचाने में प्रधान जी को तो डीसी से शिकायत होगा और आर्थिक जुर्माना भी लग सकता है। ये था धारा 8 में। धारा 9 में सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। ग्राम प्रधान का पद आधिकारिक पद ट्रांसफर नहीं होगा। ये सोचें कि हम इनको ट्रांसफर करते, चाहे बेच दे, किसी को दे दे के अपनी शक्तियों को किसी और को ट्रांसफर कर देना, ये नहीं कर सकते ग्राम प्रधान जी। धारा 10 मूल रैयत की जोत की पहचान, रिकॉर्ड ऑफ राइट स्पष्ट दर्ज हो। अब मान लो मूल रैयत है, उसकी पहचान और रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, तभी वो बंजर भूमि और खाली भूमि जो है तभी कब्जा माना जाएगा। हाँ, बंजर भूमि के केस में उसे विशेषाधिकार नहीं होगा। सामान्य अहस्तांतर मतलब नॉन ट्रांसेबल रैयत जोत माना जाएगा। ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन उसे विशेषाधिकार भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर ये चाहिए पीडीएफ तो बताना, मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। एक भी कमेंट आ गया तो, नहीं आया तो फिर नहीं करूँगा। धारा 11, धारा 11 में क्या क्या, नियमों का उल्लंघन पर जुर्माना और जमा। नियम उल्लंघन कोई करता है, रैयत हो गया चाहे कोई करता है, तो जमा करेगा पेनाल्टी टैक्स जो भी कह लो। कहाँ करेगा, प्रधान पुरस्कार निधि में। प्रधान पुरस्कार निधि में पैसा तो आ गया जो भी तुमने फाइन भरा, लेकिन उसका प्रबंधन और वितरण और खर्च उसका पूरा जिम्मेदारी किसका होगा, डीसी का होगा। लेकिन हाँ, डीसी भी अपनी मर्जी से पूरा खत्म नहीं करेगा,
डीसी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार काम करेगा। ऐसा नहीं कि लिए हम उड़ा रहे हैं पैसा, ऐसा थोड़ा होगा। अब आते हैं धारा 12 पे। धारा 12 इसमें रैयत के वर्ग दिए गए। 3 तरह के रैयत होते हैं, निवासी, जमाबंदी, जो उस जगह का निवासी कह लो, गैर निवासी जो उस गाँव से निवास नहीं करता हो, ठीक। नए वाले, नए रैयत जो नए वाले हों, जिनके नए नया वो रैयत बने हों, ठीक। धारा 13 सामान्य उपयोग कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, मतलब लोकल रीति रिवाज से उस जमीन पे जो भी चाहे वो कर सकते हैं आराम से। जमीन बर्बाद ना हो, मतलब भविष्य में उस खेती लायक बचे। ऐसा ना हो कि मतलब ऐसे जोत रहे हैं, किसी ऐसे कल्चर से जोत रहे हैं कि मतलब उसकी जमीन की गुणवत्ता और उसके मूल्य में हाथ से हो जाए, ठीक। ऐसे नहीं कर सकते हैं। ईंट बना सकते हैं, लेकिन अपने खेत के लिए, अपने घर के लिए यूज के लिए, मतलब पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। ये धारा 13 कहता है। कुआं, बांध, तालाब आदि सब बना सकते हैं धारा 13 में के अनुसार। धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 कहती है कि रैयत को जोत से बेदखल नहीं किया जाएगा। सिर्फ डीसी कर सकता है, लेकिन कब? जब धारा 13 का उल्लंघन हो। मान लो ये रैयत है, इन्होंने ईंटें बना के बेचना शुरू कर दिया, उसके खेत की गुणवत्ता गुणवत्ता मतलब खराब हो गई, जमीन की खेती लायक नहीं, तब ये बेदखल कर सकता है, लेकिन ठोस आधार होना चाहिए, ठीक। अयोग्य बना दिया भूमि को खेती हेतु, ठीक। धारा 15 ये धारा 15 तुम्हारा 13 से जुड़ा हुआ है। ईंट, खरपैल घरेलू किसी के यूज कर सकते हैं। ये टैक्स फ्री होगा, किसी को देना नहीं होगा, रॉयल्टी पैसा ऐसा किसी को कुछ नहीं देना, खुद बनाओ खुद करो, लेकिन बेच नहीं सकते, इतना ध्यान रखना। धारा 16 इसमें क्या है? आहार, बांध, कुआं, तालाब, मछली पकड़ना सब बस किसी और की जमीन पे और रास्ता ना रोके। मतलब मान लो ये सारी चीजें कर सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि पड़ोसी की जमीन में बर्बाद कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होगा फिर दिक्कत होगी, फिर वही ऊपर वाली धाराएं लगेंगी हटाने के लिए। मतलब अपनी चीजों को उपयोग कर सकते हो, नुकसान नहीं पहुंचाए, टैक्स फ्री रहेगा, यहाँ पे भी आपको किसी को देना नहीं है कुछ। अब आते हैं धारा 17। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आई होप कि तुम समझ में आएगा। पहली बार पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे भी हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन तुम्हें समझने में, लेकिन समझोगे समझ में आ जाएगा सिंपल सा। धारा 17 में क्या कहता है? वृक्षों का अधिकार। वृक्ष लगा सकते हो, काट भी सकते हो। हाँ, बस इसमें एक अपवाद है, महुआ का पेड़। एसडीओ की परमिशन, एसडीओ ध्यान रखना भाई, यहाँ एसडीओ रट लेना, महुआ का पेड़ एसडीओ इसकी अनुमति के बिना काट भी नहीं सकते हैं, ठीक है। ये इसमें मेन था। धारा 18 धारा 18 में क्या कह रहा है? कृषि या घरेलू मकान, कच्चा मकान और मकान बना सकते हो, लेकिन कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते, यानी कि मतलब खेती की जगह कुछ और करने लगे। अब आते हैं धारा 19 पे। धारा 19 में क्या है? बंटवारा, जमीन का बंटवारा करना है अगर, तो ग्राम प्रधान और मूल रैयत की सहमति से होगा। अगर दोनों मना कर तो डीसी के पास आवेदन करो जाके, जांच के बाद बंटवारे का आदेश होगा। हाँ, और बंटवारा इस तरह बिल्कुल नहीं होगा कि एक भूमि का जो रेंट है 3 रुपए से कम है, लगान जो है 3 रुपए से कम है, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 3 रुपए लगान होना ही चाहिए, समझ रहे हो? ये पॉइंट भी ध्यान रखने से भी क्वेश्चन आते हैं। धारा 20 अब मुझे लग रहा है कि इसमें चार्जिंग लगानी पड़ेगी, तो चार्जिंग लगा देता हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, 2 मिनट का। तो थोड़ा सा मैं चार्जर लगा दूँ, एक्चुअली प्लग काफ़ी ऊपर था। देखो धारा 20 क्या कहती है? ट्रांसफर ऑफ रैयत। जो रैयत की जमीन है कैसे ट्रांसफर होगी? देखो सामान्य नियम क्या कहता है? सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं, लीज या पट्टा ट्रांसफर, ये तीनों नहीं कर सकते। इस सामान्य नियम में तीनों कुछ नहीं कर सकते, ना सेल कर सकते, ना गिफ्ट, ना वसीयत, ना लीज, ना पट्टा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अपवाद है इसमें, एक अपवाद देखो, 3 अपवाद है। आदिवासी तो आदिवासी ट्रांसफर किया जा सकता है, सेम जैसे सेम क्षेत्र का हो तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ डीसी से अनुमति लेने के बाद, डिप्टी कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद। मान लो बहन बेटी है, उसको दान कर रहे हो, कोई है नहीं, निसंतान है उस फैमिली में, तब वो कर सकता है, लेकिन उसमें भी डीसी की अनुमति और भूस्वामी की सहमति होगी। भुक्ता बंदा,
भुगत बंधा, इसमें क्या होता है, कृषि हेतु, लेतु लिख दिया मैंने, देख रहा हूँ, कृषि हेतु लोन लेता है कोई, तो लोन कहाँ से ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब सरकारी वाला होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, लैंड डेवलपमेंट बैंक होगा, या स्टेट बैंक गिरवी रख सकता है, ठीक। उसके बाद से छुड़ा लेगा अगर उसकी टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड देख लेना, मुझे टाइम पीरियड उतना वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखना हो देख लेना, इतना ही ज़रूरी है बस। अब आते हैं धारा 22 पे, इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र मना है, इसमें ट्रांसफ़र सीधे सीधे मना है, लेकिन धारा 20 के तहत किसान अगर बीमार है, गांव से बाहर है, तो धारा 22 का उपयोग अधिकार देता है, धारा 22 ये अधिकार देता है, अगर 20 के तहत तो जो मना है सारी चीज़, लेकिन अगर वो बीमार है, गांव से बाहर है, तो धारा 22 के तहत दूसरे रैयत को टेम्परेरी रूप से ट्रस्ट, मतलब जिसे भरोसा करता हो, टेम्परेरी मतलब थोड़े समय के लिए वो दे सकता है, जैसे खेती करने के लिए जिस पे भरोसा हो, लेकिन देने से पहले एसडीओ और गांव के प्रधान और मूल रैयत को सूचना देनी होगी। संथाल परगना, जो ये एक्ट एसटीटी रैयत को मिलेगी, मतलब जो इस रैयत एसपीटी संथाल परगना के अंदर जो लोग हैं, जो ये क्षेत्र है, उसी के अंदर वाले लोगों को मिलेगी, ऐसे नहीं कि जो बाहरी को दे दिया, बाहरी को नहीं दे सकते। धारा 23, धारा 23 कहती है एक्सचेंज ऑफ लैंड, लेकिन डीसी से पूछ के ही कर सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज करने में अदला बदली नहीं होता है, जैसे तो मेरी ज़मीन लूँ मैं तुम्हारी ज़मीन लेता ऐसे, लेकिन एक मूल्य क्यों नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि मूल्य अलग अलग हो, लेकिन डीसी से पूछने के बाद। धारा 24 जो है ये कानूनी रूप है धारा 20 की, कानूनी प्रक्रिया, जैसे इसमें तो बताया गया, लेकिन उसकी कानूनी प्रक्रिया 24 वाली है। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा धारा 20 के अपवादों के तहत वैध ट्रांसफर है, तो ऐसा नहीं कि अवैध वाला हो, वैध वाला किया जाएगा केवल। दूसरा, नोटिस भेजना हो अनिवार्य होगा रजिस्ट्रिंग के, और रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को नोटिस भेजना उसकी जिम्मेदारी होगी, किसको, भूस्वामी को भेजेगा नोटिस, और अनुमंडल वाले को भेजेगा, और एसडीओ को भेजेगा, ठीक। लैंडलॉर्ड फीस, रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा किसको, लैंडलॉर्ड को, भूस्वामी को रजिस्ट्रेशन फी मिलेगा, भूस्वामी को दिया जाएगा, ठीक। ये था तुम्हारा धारा 24। अब आते हैं धारा 27 पे, बाकी के बीच की धारा देखो, अगर एक बार पढ़ लेना, ऐसे ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है एक बार। बंजर भूमि, धारा 27 क्या कहती है, बंजर भूमि कैसे दी जाएगी, पहला रिटर्न प्रूफ होना चाहिए, रिटर्न लिखित होना चाहिए, पट्टा या अलपनामा इन 2 माध्यमों से दिया जा सकता है, सबूत होना चाहिए, सबूत रहेगा ना तुम्हारे पास पट्टे पे, और 2 प्रतिपियाँ भेजी जाएंगी किसको, इन लोगों को, गांव के प्रधान को और रैयत द्वारा, या भूस्वामी को रैयत को, दोनों को दिए जाएंगे, इनके संरक्षण में ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 28। धारा 28 में कहता है कि बंजर भूमि और खाली जोत का बंदोबस्त के सिद्धांत क्या क्या है, बंजर भूमि के सिद्धांत और खाली भूमि के, ऐसा नहीं कि जो ग्राम प्रधान मनमाने तरीके से रैयत की भूमि किसी को नहीं दे सकता, ठीक। पहली प्राथमिकता किसको देंगे, गांव के उन निवासियों को जो जमाबंदी रैयत को दी जाएगी, जिसके पास खेत बिल्कुल नहीं है और जिसके पास कम ज़मीन है, ठीक है। दूसरा, जो जिनके पास बिल्कुल ही नहीं है, भूमिहीन, और क्षमता देखी जाएगी, मान लो बंजर भूमि है, उसको खेती लायक बनाने कुछ है ही नहीं, ना हल है, ना बैल है, ना ट्रैक्टर है, ना कुछ है, तो उसे नहीं दी जाएगी, क्षमता भी होनी चाहिए। बंजर भूमि लगभग उसी को मिलेगी जैसे जो कोई रैयत है, उसके खेत के पास ये वाली बंजर भूमि है, तो इसे ये वाली दे दी जाएगी, पास में जो पास में वही दी जाएगी, डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाएगा। धारा 29 डीसी की अनुमति लेना अनिवार्य, इसके लिए भी। धारा 30 बंदोबस्ती उप विभाजन नहीं होगा। धारा 31 में संयुक्त बंदोबस्ती 2 से अधिक रैयतों का किया जा सकता है। ये सब सिंपल था, इसमें कुछ खास आता नहीं है। और धारा 32 बंजर भूमि की बंदोबस्ती पर आपत्ति अगर है तो डीसी जाओ आवेदन करो।
तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इतना नहीं मार लिखा है, इतना ही था। अगर देखना हो तो आप कॉपी में देख लेना अपनी बुक में। मेन मैंने लिखा है। धारा 33। धारा 33 में क्या है? धारा 33 में बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द होना। मान लो बंजर भूमि है, तुमने ले लिया, 5 साल के लिए दे दिया गया, 5 साल के अंदर तुमने उसको खेती लायक नहीं बनाया तो डीसी के पास अथॉरिटी है, सुमो मोटो सीओ मोटो कहते हैं, जो भी कहते हैं, इसकी सहायता से सुमो मोटो से ध्यान रखने की कीवर्ड है। और ग्राम प्रधान या मूल रैयत से शिकायत पर ये आपसे छीना जा सकता है कब्जा ना होने पर। जब काम नहीं करोगे, बंजर भूमि नहीं बंदोबस्त कर पाओगे तो छीन जाएगा, डीसी छीन लेगा, सिंपल से ही था। इसके पास अथॉरिटी होती है डीसी के पास। अगर इन दोनों ने शिकायत कर दी, ये नहीं कि कागजी कब्जा लेकर बैठ जाओ, ये इसलिए था। धारा 42 केवल इम्पोर्टेंट धारा ही है इसमें। कृषि भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों को बेदखल कर दिया जाएगा। मान लो कृषि भूमि पर बेदखली लेके बैठ गया, अवैध कब्जा करके बैठ गए, बेदखल अवैध कब्जा मान लो 20 का उल्लंघन कर गया, जमीन को बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसा वैसा कर रहा हूँ, जो ऊपर पढ़ा था, तो कौन हटा सकता है? डीसी हटा सकता है। वो स्वयं संज्ञान लेकर इसकी मदद से सुयो मोटो की या आवेदन पर किसी की हटा सकता है, और जिसकी जमीन है उसको वापस किया जाएगा असली मालिक को। ये तो धारा 42। धारा 43 में देखो क्या है, 42 के बाद 43। इसमें किसान को शोषण से बचाने के लिए उपाय किए गए हैं। इसमें किस किस चीज़ों पर वक्त, मतलब कोई भी जो पेमेंट होगा, जैसे जो रेंट देता है चाहे लगान देता है किसान, वो केवल कैश पेमेंट करेगा, ऐसा नहीं कि अनाज और वस्तु में दे। इसमें मनाही है, अगर इसके इस तरह मानता है तो अदालत में भी जाएगा तो ये अमान्य हो जाएगा। कैश में ही पेमेंट माना जाएगा, केवल कैश, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 53 की। धारा 53 में लिखा है भूस्वामी धारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जमीन अधिग्रहण। भूस्वामी जो है अगर जमीन रैयतों से ले सकते हैं, कब? अगर वो किसी नेक काम, भवन बनाने के लिए, मतलब बिल्डिंग विल्डिंग कुछ कॉमर्शियल काम करने जा रहा हूँ, जो नेक काम हो, लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी धार्मिक काम हो, कोई स्कूल कॉलेज कुछ खोलना हो, सिंचाई हेतु तो, और राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई कल्याणकारी काम हो, तब किसान से कुछ हिस्सा ले सकते हैं, नहीं पूरा ले ले, कुछ हिस्सा ले सकते हैं, कुछ हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं लेंगे, डीसी की अनुमति चाहिए होगी। डीसी की अनुमति चाहिए होगी। अगर 5 साल में कोई काम नहीं किया तो ये वापस दे दी जाएगी उसी रैयत को, सिंपल सा। अब बात करते हैं धारा 61 की। धारा 61 में कहता है दीवानी अदालत सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक। मान लो सिविल कोर्ट की इसमें एंट्री नहीं होगी, अगर कोई भी मामला है तो ये डीसी सुलझाएगा, चाहे बंदोबस्ती का हो, लगान का हो, रेंट का हो, कोई भी डीसी संभालेगा। इनसे कोई मतलब नहीं है, कोर्ट वोट का कोई काम नहीं। क्यों? कारण क्या होता है? कोर्ट देखो एडवोकेट की फीस ज़्यादा लगती है, समय बहुत लगता है। इसमें क्या होता है, डीसी में त्वरित कार्रवाई हो जाती है, तुरंत न्याय मिल जाता है, इसलिए डीसी को रखा गया है। धारा 71 और 72 देखो हमने इतनी जल्दी खत्म कर लिया, मैंने पढ़ा तो। धारा 71-72 में क्या है, नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? मान लो नियम, इसमें नियम कौन बनाएगा? नियम राज्य सरकार केवल बना सकती है, एसडीओ और डीसी केवल उसका पालन करेंगे, यानी कि खुद कानून बनाने लगेगी, ये केवल पालन करता है और पालन करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बनाएगी। धारा 72 में क्या है, निरसन अधिकार। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि एसटीपी संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट के पुराने असंगत कानूनों को खत्म कर दे। खत्म कर ही दिया है, मतलब जो पुराने कानून थे उसको, इसको लागू होने के बाद ये पुराने असंगत कानून खत्म हो जाएंगे। अनुसूचियाँ इसमें 2 हैं, एक है अनुसूची ए, इसमें लिखा है सभी पुराने कानून और नियमों को खत्म कर दिया जाएगा, जो इसके लागू होने के बाद खत्म कर दिया जाएगा, ठीक। ये मेन था, ये मैं ऊपर बता रहा था। अनुसूची भी जो मैंने ऊपर बताया नहीं था बहुत पहले कि आएगा लास्ट में, ये वो है।
इसको मैं बताता हूँ तुम्हें। जो धारा 4 है, आदिवासियों के बारे में लिखा, जो अनुसूची बी लिखा है। 1 मिनट रुको। आदिवासी किसे माना जाएगा, और जो मूल जाति है वो किसे माना जाएगा। आदिवासी और मूल जाति किसे माना जाएगा, उसका राज्य ने एक सूची दे रखी है, लिस्ट ऑफ एबओरिजिनल ट्राइब्स। इसमें लिखा हुआ है कौन कौन आदिवासी, इसमें अपने संथाल परगना वाले जितने आदिवासी लोग हैं उनका सारे को दे रखा है, जिन्हें धारा 20 के तहत विशेष सुरक्षा मिलती है। ये था तुम्हारा पूरा। इसमें 2 चीज़ें होती हैं एसपीटी एक्ट में, महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना। एसपीटी एक्ट 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था 66वां संविधान संशोधन में 1990 में। ये ध्यान रखना, 66वां संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था कि आदिवासियों का जो अधिकार है सुरक्षित है। और 2016 में एक बार ट्राई किया गया था एसपीटी और सीएनटी में दोनों में बदलाव करने का। जो कृषि वाली भूमि है उसका कॉमर्शियल यूज भी किसान कर पाए, लेकिन विरोध ज़्यादा हो गया, इसलिए इसे 2017 में वापस लेना पड़ गया इस बिल को। तो ये था एसपीटी एक्ट। ऐसा लगता है एसपीडी पावर रेंजर्स वाला। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर सीएनटी पे भी वीडियो ऐसी चाहिए तो प्लीज़ बताना, कमेंट करना, सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।